गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफी अच्छे होंगे और मौसम के साथ में जिस तरीके से मौसम आपका अब अच्छा होने लगा है उसी प्रकार से आप सभी ने अपनी पढ़ाई को क्या किया होगा, आप सभी ने अपनी पढ़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया होगा, है ना। और करना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम और नजदीक आ चुका है ना। इतना टाइम आपके पास बचा ही नहीं है कि जितना आप उसको बर्बाद कर सको, ठीक है ना। तो आज है बेटा आपका क्या, आज आपका है प्रैक्टिस सेट तीसरा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं उससे। उससे पहले आज का मोटिवेशन आपका वो क्या है, तो वो है आपका मिस्टेक्स हेल्प अस ग्रो। मिस्टेक्स हेल्प अस ग्रो, यानी कि जब आप गलतियां करेंगे तभी आप सीखेंगे, जब सीखेंगे तो आप ग्रो करेंगे, है ना। तरक्की करेंगे आप, आपका सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे हमारे पास कमेंट किया, डीएम किया कि सर आप जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो जो सवाल हैं आपके, वो सवाल आपके काफी टफ हैं। क्या ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं हमारे। तो उनके लिए बेटा सलाह हमारी यही है कि मैंने जो दो करवाए हैं या जो करवाने वाला हूँ वो सारे ही सारे आपके PYQs ही हैं, ठीक है ना। और जहां कहीं और से आप कर रहे हो वो कुछ और है। इसीलिए कहते हैं कि आप एक उत्पाद नहीं हो, समझ रहे हो ना, कि लोग आपको बेचकर अपना घर चलाएं। आपको अपना भी देखना पड़ेगा। आपके पास चीजें होती हैं, सोशल मीडिया आपके पास में है ना। आपके फोन में इंटरनेट भी है, जाके चेक कीजिए, PYQ डाउनलोड कीजिए, देखिए किस हिसाब से आपके सवाल आते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि मैं कुछ और करवा रहा हूँ अब आपके एग्जाम में कुछ और आ रहा हो। बस फर्क इतना है कि आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं हो रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। बात समझ में आई। तो चलिए फिर, आपका आज का पहला सवाल वो क्या है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सांप का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपके पास में है अहि, ऑप्शन बी आपके पास में है अभोग, ऑप्शन सी हमारे पास में है गोकर्ण एंड ऑप्शन डी हमारे पास में उपरोक्त सभी। तो ये बात आप भी जानते हो कि जो सारे हैं बेटा वो क्या है, सारे के सारे आपके सांप के पर्यायवाची आपके हैं, है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए सवाल दूसरा आपका। देखिए क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि बनाफरी, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है। जो बनाफरी बोली जो है, ठीक है ना, वो किसकी उपबोली है बताइए। तो आपको बता दें हम कि जो आपकी बनाफरी है, बनाफरी जो है वो आपकी बुंदेली जो भाषा है ना, जो बुंदेली आपकी जो बोली है उसकी क्या है, उसकी उपबोली है, ठीक है ना। बना बनाफरी बुंदेली की क्या है, एक उपबोली है, ठीक है ना। और जो बुंदेली कहाँ बोली जाती है बताइए। तो बुंदेली जो बोली जाती है वो बोली जाती है कहाँ पर, तो वो बोली जाती है आपके बुंदेलखंड में। कहाँ पर, बुंदेल खंड में आपकी बोली जाती है ना। बुंदेल खंड में आपकी बोली जाती है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका, इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है बताइए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपका उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास में हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी आपके पास में श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी आपके पास में इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन डी आपके पास में है प्रेमचंद्र, ठीक है ना। तो देखिए जो आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो कौन है, तो वो आपके एक कवि भी हैं और एक लेखक भी हैं, ठीक है ना। परंतु जो उपन्यास कारक नहीं है वो। बात समझ में आई आपको, क्या समझ में आई कि हरिवंश राय जो जो हैं वो एक कवि हैं और एक लेखक भी हैं, ठीक है ना। जैसे उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है, वो है उनकी मधुशाला। याद होगा आप लोगों को कौन सी हरिवंश हरिवंश राय बच्चन जी की, तो एक है उनकी मधुशाला।
कौन सी है उनकी, तो उनको बोलते हैं मधुशाला, उनकी एक प्यारी सी कृति है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है, बताइए कौन सी है। तो वो है आपकी आर्मीनी जो है, वो क्या है, भारोपीय भाषा का क्या है, एक शाखा है आपकी, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें आपकी अंडमानी की, किसकी बात करें, अंडमानी की बात करें, तो ये क्या है, तो ये आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपकी द्रविड़ भाषा है वो किसकी है, तो वो है आपकी द्रविड़ द्रविड़ भाषा परिवार की है, ठीक है ना। और जो आपकी ब्रुस्की है आपकी, ये किसकी है, ये आपकी है ब्रुस्की परिवार की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल सिंपल सा है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। जो वेदना है उसमें क्या प्रत्यय है। अब वेदना क्या होता है आप सभी को पता है, क्या होता है बताइए। तो वो होता है विद जमा अना, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अना क्या हो गया इसमें, अना इसमें आपका क्या हो गया, प्रत्यय आपका हो गया, है ना। चलिए अब देखिए, सवाल है आपका निमट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है, बताइए। जो निमट्ठा है आपका वो किसकी है, तो वो एक बघेली की क्या है, उपबोली है आपकी, ठीक है ना। तो बोलियों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है, बताइए। जो बसंत तिलका है उनका दूसरा नाम क्या है, सुंदरी, चंद्रकला, सिन्होन्नता, चंद्रमुखी। तो जो आपका बसंत तिलका है उनका दूसरा नाम क्या है, सिंहोन्नता। बोले तो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे देखिए, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है, किसकी बात हो रही है, पाली भाषा की बात हो रही है। तो कौन होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके कच्चायन। कौन है आपके, कच्चायन आपके हैं, ठीक है ना। या इन्हीं को हम बोल देते हैं महाकच्चायन। क्या बोल देते हैं इन्हीं को हम, इन्हीं को हम महाकच्चान भी बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका कि इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, कागज का। ऑप्शन ए है कागजो, बी है कागज, ऑप्शन सी है कागजात, ऑप्शन डी है कागजें। को इसका जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका कागजात। कागजात आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, बताइए। कितने होते हैं आपके व्यंजन, पता है आपको, नहीं पता है, बताइए सर कितने होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33। कितनी, 33। बात समझ में आई, कितनी होती है, 33, 33 आपका। ओके चलिए अब देखिए, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है, किसके हिसाब से, समास के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ ऑप्शन ए में बहुव्रीहि समास में दोनों पद कैसे होते, गौण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बहुव्रीहि समास होता है
उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो दोनों पद होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों ही पद आपके कैसे होते हैं, गौड़ होते हैं आपके, ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया जाए, गजानन, क्या, गजानन, ठीक है ना, यानी कि गज से आनन वाला, यानी गणेश जी आपके। और बोले तो आपका एक देते हैं आपको, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है ना, यानी कि चार हैं भुजाएं जिसकी, बोले तो आपका विष्णु जी आपके, ठीक है ना। ये हो गया आपका। आगे बात करें हम अगर, कि अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद कैसा होता है, अव्यय होता है। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है ना, कि अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में आपका प्रथम पद होता है ना, ठीक है ना। प्रथम पद जो होता है आपका, वो आपका कैसा होता है, वो आपका कैसा होता है बताइए। तो वो आपका प्रधान होता है ना, यानी कि मेन होता है। और जो आपका सेकंड पद होता है वो कैसा होता है, सेकंड पद आपका अव्यय होता है आपका, है ना। बात समझ में आई। जैसे बोले तो आपका अजानन, अजा, आजन्म, क्या है आपका, आ जन्म, आ जन्म, यानी कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, ठीक है ना। और एक और आप एग्जाम्पल दे, तो वो है आपका क्या, वो है आपका यथामति, यथामति, अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है मति के अनुसार, मति के अनुसार, ठीक है ना। जो बेसिक हिंदी है वो आपको अच्छे से पढ़नी ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए हम वो चीज भी आपके लिए ले आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है आपसे कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद कैसा होता है, गौण होता है। अब किसकी बात हो रही है, तत्पुरुष समास की बात हो रही है ना। अब ये बात आप जानते हो कि जो तत्पुरुष समास होता है उसका प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद होता है कैसी होती है, उसकी प्रधानता होती है। तो इसमें उसका उल्टा लिखा हुआ है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़े। सवाल है आपका, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास में दीपक, तिलक, तैल या दीठ, ठीक है ना। अब जो आपका दीठी है आपका, वो क्या है आपका, वो आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है बताइए। तो इसका तत्सम होता है क्या, तो इसका तत्सम होता है आपका, देखिएगा, दृष्टि, 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 ठीक है ना। बात समझ में आई। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपका दीपक का, तो दीपक का क्या होता है, वो होता है दिया, दिया हो जाता है आपका दीपक का। तिलक का क्या होता है, तिलक का होता है आपका टीका, टीका हो जाता है आपका तिलक का। और तैल का आपका होता है तेल, ठीक है ना। तो इसका आपका है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। सवाल है आपका, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आपका शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहले तो आप ये बताइए कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, पता है आप लोगों को, नहीं पता है। हाँ कुछ बोलेंगे इसे लिखवा दो इसीलिए। किसी भी किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम
का बोध, नाम का बोध कराने वाली संज्ञा, कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है ना? बात समझ आई आपको कि नहीं समझ में आई? है ना? अब देखिए, राम, हिमालय, गंगा, लेकिन जो पहाड़ है आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी आपका राम भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपका हिमालय भी आपका है और गंगा भी है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जहां पहुंचा ना जा सके, अनजान, आप जानते हो, जिसके बारे में जानकारी आपको नहीं हो। क्या होता है अनजान? अनजान का मतलब होता है जिसके जिसके बारे में जानकारी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनजान बोलते हैं, है ना? उसके बाद हम बात करें आपका आगम। आगम का मतलब होता है उपस्थिति होना, है ना? आगम का मतलब होता है उपस्थित होना। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका आगम का मतलब। ठीक है ना? आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे? कि जहां पहुंचा ना जा सके, तो उसका मतलब होता है अगम में। ठीक है ना? जहां पहुंचा ना जा सके, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? किसका है? स्तुति का विलोम है आपका, बताइए, जानते हैं ना? तो जो आपका स्तुति है उसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा आपका निंदा। बात समझ में आई? क्या होगा इसका विलोम? इसका विलोम होगा आपका निंदा। ठीक है ना? तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सभी जानते हैं इसका क्या अर्थ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा आपका अपनी बुराई ना देखना, चिराग तले अंधेरा, है ना? और यहाँ पर ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं। तो उनके लिए भी मतलब फिर यही एग्जाम्पल ठीक होता है कि चिराग तले अंधेरा। आगे बोल रहा है कि आग और राग का कवि किसे कहा गया है? किसको? आग और राग का कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है नागार्जुन, और ऑप्शन डी हमारे पास में है निराला। तो बताइए, किसको आग और राग कहा गया है? जानते हो ना किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा गया है आपका। ठीक है ना? क्या कहा गया इनको? इनको आग और राग कहा गया है, क्योंकि ये प्रमुख लेखक भी थे, कवि भी थे और निबंध कारक भी थे ये। बात समझ में आई? तो इसलिए इनको आग का राग कहा गया है। आगे देखिए, इनमें से कवित्त संध का भेद कौन सा नहीं है? किसका? कवित्त का, है ना? बात समझ में आई? कवित्त का कौन सा भेद नहीं है? देखिए, मनहर, देवन, देव घनाक्षरी और रूप घनाक्षरी आपका है, लेकिन मतगम यंद नहीं है आपका, है ना? तो जो आपका ऑप्शन सी जो है आपका वो आपका नहीं है, बाकी तो आपके जो हैं वो तीनों आपके हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? कल हमने बाकायदा आपको समझाया था कि कौन सा चिन्ह क्या होता है ना? तो जो निर्देशक चिन्ह है वो कौन सा होता है? वो आपका यूं इस प्रकार का होता है, तो इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह आपका, है ना?
तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डैश साइन, है ना। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैश। ओके, अब बताइए ये जो आपका चिन्ह है कौन सा वाला, ये वाला, इससे हम क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बोलते हैं विस्मण चिन्ह, विस्मण चिन्ह, ठीक है ना। और या इसी को हम बोल देते हैं त्रुटिपूर्ण, त्रुटि पूरक चिन्ह, पूरक चिन्ह इसी को हम बोल देते हैं, है ना। और इसी को हम हंस पद भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हंस पद। इसी को हम हंस पद भी बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, ये जो चिन्ह है आपका ये वाला, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवतरण, अवतरण, ठीक है ना। या आपका उद उधड़ चिन्ह आपका, ठीक है ना। और एक तो रह गया आपका, कौन सा रह गया बेटा आपका? तो ये रह गया आपका, इसको बोलते हैं विषम आदि चिन्ह। क्या बोलते हैं इसी को हम? इसको बोलते हैं विषम, नहीं नहीं, इसको बोलते हैं विषम यादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब बताइए इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? दो लोग केवल वहां थे, या वहां केवल लोग दो थे, या केवल वहां दो लोग थे, या वहां केवल दो लोग थे। तो जो आपका डी वाला है, वहां केवल दो लोग थे, वो आपका सही है, ठीक है ना। क्या सही है? वहां केवल दो लोग थे। आगे देखिए, सवाल है आपका कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? अब बताइए, आपको कर्मवाच्य में बदलना है ना। तो अब आप क्या करोगे? क्या करोगे बताइए? तो आप करोगे कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, तो ये हो गया आपका कर्म वाच्य आपका, है ना। तो इसका जो है आपका, वो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है, वो आपका करेक्ट है ना। चलिए आगे देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? अब देखिए, सबको पता है जो गुण की विशेषता बताओ उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, है ना। जैसे गरीब, सुख, पीला, है ना, ये सब क्या है आपके गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण है आपके, है ना। तो देखिए, गरीब हो गया, सूखा हो गया, पीला सा हो गया, ये सारे कैसे हैं आपके? ये सारे आपके गुण बता रहे हैं आपके, है ना। तो इसीलिए इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल है आपका, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? आपको पता है कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सबने पढ़ा हुआ, बाकायदा अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। अब देखकर ये बताओ कि इसमें से कौन सा आपका सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है ना। तो कौन सा इनमें से? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, लेकिन सोहन केला खाता है। समझे ना? सोहन खा तो रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? केला खा रहा है ना। तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया का आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो सोहन है आपका, वो क्या आपका सोहन आपका करता है, सोहन आपका करता हो गया, है ना। और खाता जो है, वो क्या आपका खाता आपकी क्रिया हो गई आपकी, है ना। उसके बाद में और क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो केला क्या हो गया आपका? केला आपका कर्म हो गया आपका, है ना। बात समझ में आई? चलिए, सवाल है आपका, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? किसका? स्वाधीनता, ठीक है ना। अब आपको हम बता दें, स्वाधीनता का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है आजादी,
आजादी। याद आया कुछ? 26 जनवरी, या बोले तो आपका मुक्ति। अच्छा ये बताइए, जो स्वाधीनता है इसका विलोम क्या होगा? पता है आपको? इसका विलोम क्या होगा? पता है आपको? तो इसका विलोम होगा आपका क्या? पराधीनता। पराधीनता, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका विलोम। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा स्वाधीनता का, मतलब होगा, ठीक है ना? तो इसका होगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है ना? अब यहाँ पे लिखा हुआ आपका आत्मनिर्भरता। आप ये जानते ही हो, यानी कि अपने या स्वयं के ऊपर क्या करना, निर्भर होना, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भरता बोलते हैं, है ना? स्वच्छंदता, मतलब बोले तो रुकावट ना होने की अवस्था, इसको बोलते हैं स्वच्छंदता। लिख देते हैं आपके लिए। इसका मतलब होता है रुकावट रुकावट ना होने की अवस्था। रुकावट ना होने की अवस्था आपका, है ना? स्वच्छंदता। आत्मनिर्भरता आप जानते ही हो, स्वयं के ऊपर अपना, है ना? चले, परसग्र के सहायक शब्द हैं जो कौन से हैं? बताइए। जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं, या शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका होगा आपका डी वाला, है ना? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, है ना? तो इन्हीं को बोलते हैं परसग्र, ठीक है ना? जैसे आपका बता दें हम आपको, जैसे आपका ने हो गया, को हो गया आपका, जैसे आपका ने हो गया आपका, को हो गया आपका, है ना? से हो गया आपका, के लिए आपका हो गया, है ना? पर हो गया आपका, में आपका हो गया, से हो गया आपका, अरे हो गया आपका। ये सब क्या है आपके? ये सब आपके परसग्र हैं आपके, या बोले तो इसको कारक चिन्ह आप इसको बोल सकते हो, है ना बेटा? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? किसका? हिंसा का है। तो हिंसा का आपको हो जाएगा अहिंसा। गांधी जी याद आ गया आपको, है ना? बात समझ में आई? क्या हो गया हिंसा का? हिंसा का आपका हो गया अहिंसा आपका, ठीक है ना? अब उसी प्रकार से अशांति का होगा, अशांति का आपका हो जाएगा शांति। शांति आपका, है ना? और क्रांति क्या होगा बताइए? तो क्रांति का होगा आपका प्रतिक्रांति, है ना? प्रतिक्रांति, है ना? चलिए आगे देखिए। कणु रस के देवता इनमें से कौन से हैं? अब बताइए। ऑप्शन ए है कामदेव, गंधर्व, महेंद्र या यम। तो इनके होते हैं कौन से? यम जी, ठीक है ना? कौड़स का स्थायी भाव क्या होता है? इसका होता है शोक। कौड़स का क्या होता है स्थायी भाव? स्थायी भाव क्या होता है? तो वो होता है शोक, यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा आपकी, ठीक है ना? उसी प्रकार से एक ये तो हो गया आपका कौड़स का आपका कौन सा होता है ना? और अगर हम बात करें वीर रस का देवता, वो किसे मानते हैं बताइए? पता ही नहीं पता आपको? वीर रस का देवता किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं महेंद्र को। महेंद्र को मानते हैं, है ना? उसी प्रकार से श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का देवता कौन होता है पता है आपको? तो वो होते हैं आपके विष्णु। विष्णु आपके हो जाते हैं, है ना? और उसी प्रकार से अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत
अद्भुत जो होते हैं आपके, अद्भुत के कौन हो जाएंगे आपके, अद्भुत रस को आपके हो जाएंगे कौन आपके, तो वो हो जाएंगे आपके गंधर्व या बोले तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म, गंधर्व या ब्रह्मा, ब्रह्मा जी आपके, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा। आगे देखिए, सवाल है आपका, गरीबी को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। गरीबों को वस्त्र दो, अब यहाँ पर को आ रहा है बेटा, को कहाँ पे आपका बताइए। यहाँ पर को आपका दो जगह पे होता है, तो कर्म में होता है और एक आपका संप्रदान में होता है ना। तो ये जो है ये आपका संप्रदान वाला है आपका, कौन सा वाला ये वाला, तो ये जो को है आपका वो आपका संप्रदान वाला है आपका, ठीक है ना। चलिए, अश्वो न मन्यते कस्मादनु सड़ मन लंकृति, पंक्ति किस लेखक की है, किसकी बताइए। तो ये जो है ये है आपकी जयदेव जी की, किसकी है, तो ये पंक्ति आपकी जयदेव जी की है ना। किनकी है, तो ये आपकी पंक्ति जयदेव जी की है ना। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी है, किसका, कसरत का। ऑप्शन ए है निरापद, साधारण, कारखाना, व्यायाम। तो कौन सा होता है कसरत का अनेकार्थी, तो वो होता है आपका व्यायाम, है ना। बात समझ में आई, कौन सा हो जाएगा आपका, व्यायाम आपका हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम कारखाना की बात करें तो कारखाना क्या होगा आपका अनेकार्थी, तो इसका हो जाएगा आपका उद्योग, उद्योग आपका हो जाएगा, है ना। साधारण की बात करें, किसकी बात करें, तो इसका हो जाएगा आपका इतर, है ना। इतर आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर निरापद की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका अभय, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मैंने आम खाया है, वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है आपका, अभूतपूर्व भूत का, सामान्य भूत का, संदिग्ध भूत का या आसन्न भूत का। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, तो ये जो है आपका ये आपका आसन्न भूत का आपका क्या है आपका एग्जाम्पल है बेटा, है ना। चलो अब देखिए, श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, किनको, श्री लाल शुक्ल जी को, तो वो है आपका राग दरबारी, ये किनकी है, ये है आपकी श्री लाल शुक्ल जी की, कौन सी, राग दरबारी मतलब दरबारी आपकी, है ना। चलिए अब देखिए, किस इतिहास कारक ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा, तो वो रखा था गरसादा तासी ने, है ना। तो इसका आपका है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, किसकी बात हो रही है, चीफ की दावत, तो बताइए कौन है, भीष्म साहनी, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव, दूध नाथ सिंह, तो कौन से हैं, तो वो हैं आपके भीष्म साहनी, जिन्हें क्या लिखा है, चीफ की दावत लिखी है इन्होंने, है ना। अब देखिए, सवाल है आपका, संत सिंगा की भाषा क्या थी, संत सिंगा की भाषा कौन सी थी, तो वो थी उनकी भाषा निमाड़ी, कौन सी थी, निमाड़ी उनकी भाषा थी, है ना। ओके, और निमाड़ी जो भाषा है वो आपकी कहां पर, वो आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी जो है आपका, एमपी के निमाड़ निमाड़ क्षेत्र में क्या बोली जाती है, में बोली जाती है ना, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना।
चलिए अब देखिए, सवाल है इनमें से अपील शब्द क्या है। अपील जो है वो शब्द क्या है। अपील आपका विदेशज शब्द है आपका, ठीक है ना। कौन सा है आपका? अपील आपका विदेशक विदेशक शब्द है आपका। चलिए सवाल है आपका इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है, यानी कि स्थिति का बात कर रही है ना। वहां, यहां, बाहर या जहां। तो बाहर जो शब्द है वो आपका अव्यय है, ठीक है ना। वो भी किसका? स्थितिवाचक का। अब देखिए ये आपका एक अनुच्छेद है आपका, है ना। अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिए, मैं पढ़ चुका हूं इसलिए फटाफट आपको इसके आंसर में बता देता हूं, है ना बेटा। चलो, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उनके लिए तो मजे ही मजे हैं बेटा। आलसी का कहीं भी भला नहीं होता है। बात समझ में आई? अगर आप अभी इस टाइम पर सुबह की 4 बजे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा है जब आप सुबह 4 बजे उठ के दुकान खोलोगे या ऑटो चलाओगे आप लोग, है ना। सवाल है आपका, उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? तो ये बताया गया आपके श्रम के बारे में। किसके बारे में? श्रम के बारे में, कि मेहनत कीजिए और फल की चिंता आप ना कीजिए, है ना। आज का आपका आखिरी सवाल वो क्या है? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में सुख जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है कि कड़ा परिश्रम करना। धूप में वो प्रॉपर सूख चुका है, यानी कि उसने इतनी मेहनत की है कि वो मतलब खत्म सा हो चुका है ना। चले तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।